करते हैं आज की अपनी कहानी। हम लोगों ने कल की क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन लिया और एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा जाता है, कैसे पढ़ाई करनी है, ज्योग्राफी के टूल्स क्या होते हैं, इसकी भी हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की रचना या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल सदियों से लोगों के मन में आ रहा है और आज भी इसका कोई ठीक ठाक आंसर नहीं मिल पाया है। ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर के तमाम तरीके के मिथ भी रहे और जब बात मिथ की होती है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मिथ ही देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं। लेकिन पहली बार फिलोसोफर्स ने बताया था कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप पुराण पढ़ें तो पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, आज वही कॉन्सेप्ट दुनिया भर के वैज्ञानिक बताते भी हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर थियरी जो है उसे द बिग बैंग थियरी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थियरी के पहले कोई थियरी नहीं आई। अनेक सारी थियरीज समय समय पर आती रहीं जिनमें अलग अलग तरीके की बातें बताई गई, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट थियरी जो आती है वो 1966 में आती है और इस थियरी को जॉर्ज लेवेंटर ने प्रतिपादित किया था। इससे बढ़िया थियरी आज तक नहीं आ सकी, इसीलिए बिग बैंग थियरी को ही हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का सर्वमान्य सिद्धांत मानते हैं। 1966 के ठीक एक साल बाद 1967 में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट वेगनर। उन्होंने थोड़ा सा पॉलिश किया था द बिग बैंग को, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे। यही रीज़न है कि जॉर्ज लेमेंटर की थियरी को ही बेस्ट थियरी माना गया और इसके आगे कोई थियरी आज तक नहीं आई है। तो सबसे पहला सवाल और उसका एकमात्र जवाब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, आंसर है द बिग बैंग थियरी। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटर 1966, और ये डेनमार्क में एक चर्च में पादरी के तौर पर कार्य करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले वैज्ञानिक होना और फिलोसोफर होना लगभग एक ही बात थी, तो ये फिलोसोफर भी थे और धीरे धीरे इनकी साइंस के प्रति रुचि पैदा हुई, तब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा जो कल बात हम लोगों ने करी कि कोई भी चीज देख के बेहतर समझ में आती है या सुन के? देख के। ये बात सबको पता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब तक ब्रह्मांड को देखा नहीं गया होगा तब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात नहीं करी गई होगी। और ब्रह्मांड को तो हम सभी लोग देखते हैं, हमारी नग्न आंखों से भी हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, लेकिन हमारा विजन इतना ज्यादा नहीं है कि हम बहुत दूर तक देख सकें। इसलिए हम लोग नेकेड आई से करीब 7000 तारों को ही देख सकते हैं। दूसरी बात यह कि जब पहली बार दूरबीन बनी होगी तब ब्रह्मांड को देखा गया होगा, टेलीस्कोप। तो पहली दूरबीन बनाने का क्रेडिट जाता है गैलीलियो को। तो एक विचार आप क्लियर कर लीजिए, गैलीलियो से पहले इस ब्रह्मांड के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब तक दूरबीन नहीं तब तक ब्रह्मांड नहीं। लेकिन सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप, सबसे बेहतरीन दूरबीन बनाई 1920 में हबल ने, एडविन हबल। और इनके बनाई गई दूरबीन को हम लोग हबल टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। हबल टेलीस्कोप इतना जबरदस्त टेलीस्कोप था कि वर्ष 2020 तक इसको नासा ने यूज किया और 2020 में नासा ने अपने टेलीस्कोप को बदला और अब नासा जो टेलीस्कोप यूज करती है उसे हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। यह भी एक सवाल है कि सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा टेलीस्कोप कौन सा है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। लेकिन ये जीके का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हबल टेलीस्कोप की। हबल टेलीस्कोप अगर आप खरीदना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है और चूंकि बहुत पुराना है इसके भी कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं, तो जो लोग एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं वो हबल टेलीस्कोप आज यूज़ करते हैं
और कुछ लोगों के तो घर में ही ये होता है। 6.5-7 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का 20-25 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हबल ने देखा क्या? हबल ने सबसे पहले ये देखा कि 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च में बड़ी सामान्य सी चीज आई, जो कंक्लूजन आया वो बड़ा सामान्य सा आया, लेकिन जब उस पर ध्यान दिया गया, उसको एनालाइज किया गया, तो कुछ रहस्यमयी सिद्धांतों का जन्म हुआ। बड़ी छोटी सी बात है कि अगर 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, ऐसा हबल ने अपनी रिसर्च में लिखा। 1921 में इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है अमेरिका के जर्नल में। तो 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने का मतलब है कि वो आकाश गंगाएं कभी पास रही होंगी। दूर कौन जाता है? जो पास होता है। तुम मुझसे दूर चले गए, इसका मतलब तुम कभी पास थे। आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से तो नहीं कहते तुम मुझसे दूर चले गए, क्योंकि वो तो पहले से दूर है। दूरी की संज्ञा का प्रयोग आप उसी के लिए करते हैं जो कभी पास रहा हो। तो हबल ने अपनी रिसर्च में बताया कि 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, जिसका निष्कर्ष ये है कि वो आकाश गंगाएं कभी एक दूसरे के पास रही होंगी। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये है कि क्या इस घटना से यह भी मान लिया जाए कि सुपर क्लस्टर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं, वो गैलेक्सीज कभी एक ही रही होंगी, तारों का झुंड रही होंगी, तभी तो दूर होकर अलग अलग आकाशगंगाएं बन गई। और अगर ये बात भी सही है तो तीसरी बात भी सही होगी कि कई सारे सुपर क्लस्टर्स भी कभी एक ही रहे होंगे, क्योंकि सब दूर हो रहे हैं ना। और जब कई सारे सुपर क्लस्टर्स कभी एक रहे होंगे तो इसका मतलब है कि सारा ब्रह्मांड भी कभी एक धुरी पर ही रहा होगा, तभी तो चीजें दूर हो रही। अब इसको जरा आप एंथ्रोपोलॉजिकल बिहेवियर में देखिए। भाई भाई के बीच की दूरी बढ़ रही है, परिवारों के बीच की दूरी बढ़ रही है, पड़ोसियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। घर के पड़ोस में जो लोग रहते हैं कभी परिवार की तरह हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे आपको अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता है। और मुझे याद है कि बचपन में मैं सुना करता था कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति एड्रेस पूछ रहा है तो लोग उसको डांट के भगा देते थे, क्योंकि अपने घर के बगल में रहने वाले का एड्रेस उनको नहीं पता होता था, नाम नहीं पता होता था। तो आज यही चीज आप हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं। पहले पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में कोई एक गाड़ी होती थी जिसका नंबर सबको याद होता था, और वक्त जरूरत इमरजेंसी में वही गाड़ी सबके काम आती थी और लोग खुशी खुशी उसको समाज सेवा में यूज करते थे। लेकिन समय देखिए कैसा बदला कि आज आपको अपने ही घर की गाड़ियों का नंबर नहीं पता है। अगर किसी के घर में 2, 3, 4 गाड़ियां हैं तो आपको किसी न किसी गाड़ी का नंबर नहीं पता होगा। ये तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा उदाहरण हो गया। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना मोबाइल नंबर नहीं पता होगा। लोगों से जब मोबाइल नंबर पूछा जाता है तो मिस्ड कॉल मार के चेक करते हैं कि मोबाइल नंबर क्या है। आपने मम्मी डैडी पति पत्नी का नंबर नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, क्या जरूरत पता करने की, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। लेकिन निष्कर्ष यही है ना कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। माता के गर्भ में पहले बच्चा अंदर रहता है, जन्म लेते ही देखिए वो अलग हो गया, दूर चला गया, और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे दूर हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और उनके मरने की उनको खबर तक नहीं होती है। तो हर चीज दूर जा रही है। अगर इस एग्जाम्पल को ब्रह्मांड में उठा के रख दिया जाए तो ये बात 100% सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की भी दूरी लगातार बढ़ रही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ रही है। सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से लगातार दूर होता जा रहा है, हालांकि ये स्पीड बहुत कम है। और फिर 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, सुपर क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं और ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी को कहते हैं द थियरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत। सबको बात अच्छे से समझ में आ गई? अब ब्रह्मांड का अगर लगातार विस्तार हो रहा है तो निश्चित तौर पर कभी ये एक पॉइंट पर रहा होगा।
और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड जब एक पॉइंट पर था तो वो पॉइंट एक मटर के दाने के बराबर था। बस ये ब्लैक कलर का जो डॉट आपको नजर आ रहा है, इससे बड़ा ब्रह्मांड नहीं था। और ये बात कहते हैं जॉर्ज लेमेंटर, जो अनेक साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव भी हुई। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स को अगर आप मटर के दाने पे उठा के रख देंगे तो जाहिर है कि इस मटर के दाने की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कई अरब लोग भी मिलकर इस मटर के दाने को नहीं उठा सकते, इतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब भी कोई चीज़ डेंस होगी तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसकी ग्रेविटेशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा था कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं जा सकता है, वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड में अंधकार था। और फिर अचानक से इसमें विस्फोट होता है। अब ये जो शब्द आया ना अचानक से, यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है कि अचानक से कैसे। एक बैलून है, उसमें हवा भरी है, आप बैलून को दबा रहे हैं, फट जाएगा। डेंसिटी और प्रेशर कोई तो संबंध होता होगा आपस में, फिजिक्स वाले जाने, क्योंकि वहां पे तर्क है। टमाटर है, कस के दबा दें फट जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाई डेंसिटी वाला होगा तो एक ना एक समय वो फट जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में इस मटर के दाने पर भी विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट को द बिग बैंग कहा गया। हालांकि ये विस्फोट कोई इतना बड़ा या इतना उत्तेजक नहीं था कि कोई बहुत बड़ी प्रलय आ जाए, छोटा विस्फोट ही था। यानी कि कुल मिला के इस बॉल को फटना था। और विस्फोट की इसी घटना को द बिग बैंग कहा जाता है। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। ये जो विस्फोट होता है ये आज से करीब 15 बिलियन साल पहले होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि बिग बैंग कब हुआ था, तो आज से करीब 15 बिलियन साल पहले ये बिग बैंग हुआ था। दूसरा पॉइंट, जब ये बिग बैंग हुआ तो इसी के साथ समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि समय का ज्ञान आपको कैसे होता है, तो आप कहेंगे घड़ी से। घड़ी ना हो तो आप कहेंगे सूर्य के प्रकाश से। सूर्य ना हो तो आप कहेंगे पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी ना हो तो समय का पता कैसे करेंगे। तो जब कुछ है ही नहीं तो समय भी तो नहीं होगा। तो पहली चीज क्या नहीं थी बिग बैंग से पहले? टाइम। देयर वर नो टाइम। और जब टाइम नहीं होगा, जब समय नहीं होगा, तो कोई वस्तु भी तो नहीं होगी, क्योंकि कोई वस्तु ही समय निर्धारित करती है। जैसे मैंने आपसे पूछा आप कितने साल के, आपने कहा 20 साल के, तो आपने कैसे कह दिया 20 साल के? क्योंकि 20 साल पहले आपका जन्म हुआ ना। तो जब समय नहीं तो वस्तु नहीं, या वस्तु नहीं तो समय नहीं। तो समय नहीं था और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट या स्पेस नहीं होगा तो कोई मैटर यानी कि कोई पदार्थ भी नहीं होगा। और इन तीनों चीजों का सृजन होता है बिग बैंग से। और ये बिग बैंग कब होता है? 15 बिलियन साल पहले होता है। इसके बाद ये जो मटर का दाना है, इसका आकार थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है और ये एक वॉलीबॉल के शेप में आ जाता है। कितने समय बाद आ जाता है इसका कोई ठीक ठाक अनुमान नहीं है। और वॉलीबॉल के शेप के बाद ये एक फायर बॉल का रूप ले लेता है, फिर फटता है, फिर इसमें आग लगती है। और फायर बॉल का मतलब है कि इसका शेप जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। और जब इसका शेप बड़ा हो जाता है तो यहां से 3 चीजों का जन्म होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जन्म के बाद एक चौथा पार्टिकल भी यहां से पैदा होता है जिसे कहा जाता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है।
और एक हालिया रिसर्च ये कहती है कि कांच की 10 मीटर मोटी दीवार पर, कांच की 10 मीटर मोटी दीवार का मतलब हो गया लगभग इतनी मोटी दीवार जितने में आप बैठे हैं, कांच, और कैसा कांच? शुद्ध कांच, कड़क कांच। कांच की 10 मीटर मोटी दीवार पर जब न्यूट्रिनो की बारिश कराई गई, न्यूट्रिनो को फेंका गया उसके ऊपर, तो वो कांच की दीवार के आर पार निकल गया केवल एक होल करके। तो पावर का आइडिया लग गया आपको, इतना पावरफुल मटेरियल यहां से निकला था न्यूट्रिनो। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एटम जब होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों मुक्त अवस्था में निकले, इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग। अनुमान यह भी लग गया होगा आपको कि कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में क्या जीवन पनप सकता है? आपकी मम्मी ने आपको थाली में खिचड़ी परस के दी, खा लीजिए, गर्मा गर्म खाएंगे तो क्या होगा? मुंह जल जाएगा। तो आप उसको फैलाते हैं, और जब फैलाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, फिर उसको साइड से खाते हैं। अब फैला के बीच से खा लेंगे तो फैलाने का मतलब क्या? तब भी तो गर्म है। इसीलिए सोशल साइंस में भी कहा जाता है कि चीजों को ठंडा करके रखना चाहिए। अचानक से कोई बात विवाद हो गई, पहले उसको फैलाओ, उसको खिचड़ी बनाओ, ठंडी हो जाएगी फिर खाओ तो नुकसान कम होगा। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बात आपको पता है। यहां पर यह फायर बॉल के रूप में आ चुका है, यहां तक की कहानी आपने देख ली है। फायर बॉल जब और बड़ा होने लगा तो यह बन गया जायंट थर्मोन्यूक्लियर। जायंट का मतलब बहुत बड़ा, थर्मोन्यूक्लियर, थर्मो का मतलब हीट, और न्यूक्लियर का मतलब एक गोल ऑब्जेक्ट। और जब ये जायंट थर्मोन्यूक्लियर बन गया तो इसका साइज बहुत बड़ा होने लगा। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है पहले से ही, अब थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिए। जब ये जायंट थर्मोन्यूक्लियर साइज में बड़ा होता चला जाएगा तो टेम्परेचर गिरेगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर गिरेगा। और इस जायंट थर्मोन्यूक्लियर का जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री तक गिर गया। और जैसे ही इसका तापमान 4000 डिग्री हुआ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ध्रुव पर आ गए और इन लोगों ने एटम फॉर्मेट कर लिया। कहते हैं कि जीवन की शुरुआत के लिए जिस सबसे जरूरी तत्व की आवश्यकता थी वो जरूरी तत्व यहीं से हमें प्राप्त हो जाता है जब इसका तापमान 4000 डिग्री होता है तो। और इसी जायंट थर्मोन्यूक्लियर के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बन गए, ये एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, इन्होंने एक पदार्थ बना लिया, तो इसी पदार्थ से तारों का निर्माण होने लगा। तारों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या है ये हम लोग लाइफ ऑफ अ स्टार में पढ़ेंगे, लेकिन तारों का निर्माण होने लगा और ब्रह्मांड छोटे छोटे तारों से सुशोभित होने लगा। अगर इस दुनिया में आपको अकेले रहना हो तो आपका पहला विचार यही होगा कि बेकार है, इससे अच्छा मर जाए। अकेले रह के क्या करेंगे? आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हों लेकिन आप अकेले हों तो ऐसी दौलत और शोहरत का कोई काम नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से ये तारे अपने आप में इंडिविजुअल लाइफ को कैरी तो कर रहे थे लेकिन अकेले थे, और अकेली किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे, और जब ये एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे तो गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी। इस तरीके से गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी, और इसी गैलेक्सी के अंदर इसकी जो भुजाएं हैं इनमें इस तरीके से आप तारों को बिठा दीजिए तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इस तरीके से फॉर्म हुए। और जब गैलेक्सीज फॉर्म हो गई तो गैलेक्सीज ने भी अकेले रहना उचित नहीं समझा,
तो गैलेक्सीज भी ग्रुप में आ गई और इस तरीके से बने सुपर क्लस्टर्स, और इन्हीं ग्रुप ऑफ सुपर क्लस्टर्स को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, जो कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। स्टार फॉर्मेशन तक की कहानी बिग बैंग से रिलेटेड है, यह बात आपको समझ में आ भी गई होगी। अब स्टार से प्लैनेट्स कैसे बने, यह कहानी आगे की है, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं? जब स्पेस में ऑब्जेक्ट मैटर था नहीं, इसका साइज किस बड़ा होगा, इसका एक्सपेंशन किस होगा? स्पेस में टाइम, मैटर और ऑब्जेक्ट नहीं था, बात बिल्कुल सही है। उसी की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। कल मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि हमारे आपके अंदर 4 कलाएं हैं, 5वीं कला किसी किसी के पास है। राम 12 और कृष्ण 16 कलाओं के हैं, लेकिन कुल तो 64 कलाएं हैं। तो यहां से उन कलाओं का सृजन हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। नदी में पानी है, नदी में पानी है, लेकिन नदी का कोई मुख भी तो है जहां से ओरिजिन हो रहा है। नदी सूख जाए दिक्कत नहीं है, बारिश होगी नदी फिर भर जाएगी, लेकिन माउथ सूख जाए तो दिक्कत है, नदी नष्ट हो जाएगी। उसी तरीके से यूनिवर्स है, ये ओरिजिन है, यहां से सृजन हो रहा है। और जहां से सृजन हो रहा है वो तो प्रत्येक चीज का जन्मदाता है, वो चाहे समय हो, चाहे स्थान हो, चाहे पदार्थ हो। और पदार्थ आपने देखा कि मुक्त अवस्था में आए, उसके बाद में यूनिफॉर्म हुए, एटम बना। आगे बात समझ में? और कोई डाउट है किसी को? बिग बैंग और हबल टेलीस्कोप के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रह्मांड की रचना किस तरीके से हुई, और सबको बात समझ में आ भी गई होगी। अब एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या है। इसके लिए भी तो कोई ना कोई रिसर्च होगी, या ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है तो यह होता ही चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। और अगर ब्रह्मांड का विस्तार इसी तरीके से होता रहेगा तो इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा और पृथ्वी इतना दूर हो जाएंगी कि इनका संबंध ही आपस में खत्म हो जाएगा। तो पृथ्वी पर टाइड्स नहीं आएंगे, अमावस्या और पूर्णमासी नहीं होगी, चंद्रमा के आधार पर गणना होनी बंद हो जाएगी, आपकी कुंडलियों में राशि नहीं निर्धारित हो पाएगी। अरे तो उतना सोचना ही क्यों, प्रलय उसके पहले ही आ जाएगी। इसी को कहते हैं फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के भविष्य के 2 अनुमान लगाए गए, 2 संभावनाएं हैं। किसी के पास रबर बैंड हो तो दीजिए। ब्रह्मांड के 2 अनुमानित फ्यूचर हैं, और इसको समझने के लिए ये रबर बैंड का एग्जाम्पल मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब आप कल्पना करिए कि ये जो रबर बैंड आप देख रहे हैं, वो रबर बैंड ये है, और इसी में एक्सप्लोजन हुआ। तो जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ तो इसका धीरे धीरे विस्तार होने लगा, और इसी को हम लोग ब्रह्मांड का विस्तार कहते हैं। अब रबर बैंड को इस तरीके से फंसा लें और बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हम इसका विस्तार करना शुरू कर दें, तो ब्रह्मांड का इस तरीके से लगातार विस्तार होता जा रहा है, हालांकि ये 10 दिशाओं में हो रहा है। तो जरा कल्पना करिए कि अगर इसका लगातार विस्तार होता रहे तो पहला पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा कि ये रबर बैंड टूट जाएगा ना। अरे कितना खींचेंगे, एक समय बाद ये टूट जाएगा। तो अगर इसी तरीके से ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहा और एक दिन टूट गया लाइक रबर बैंड, तो इस घटना को कहा जाएगा बिग क्रंच। पहला पॉसिबल फ्यूचर ब्रह्मांड का बिग क्रंच, क्योंकि अभी तो चीजें ग्रेविटी से बंधी हुई हैं, लेकिन अगर ये रबर बैंड टूटता है तो इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार जिस गति से इस समय हो रहा है उसकी कई गुना गति से होने लग जाएगा, और फिर शास्त्रों की, पुराणों की वही मान्यता सिद्ध हो जाएगी कि प्रलय आ गई और एक चुटकी बजी सब गायब हो गए। ये पहला रिजल्ट, बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे रिजल्ट में। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है,
विस्तार होते होते एक समय ऐसा आया जब रबर बैंड एकदम टाइट हो गया, और टाइट होने के बाद इसने एक झटका मारा और रिवर्स। ये भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना रबर टूट ही जाएगा, तो टूट भी सकता है लेकिन ये रिवर्स भी हो सकता है। तो दूसरा फ्यूचर इस ब्रह्मांड का क्या है? रिवर्स। और रिवर्स होने का मतलब है कि जिस तरीके से ये फैला है उस तरीके से रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स झटके से होगा। और जब रिवर्स झटके से होगा तो सारा ब्रह्मांड फिर से केंद्र पे आ जाएगा, फिर या तो मटर का दाना बन जाएगा या हम लोग मटर के दाने बन जाएंगे। पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कहा गया है कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो मनुष्य बैंगन के वृक्षों से बैंगन तोड़कर खाएगा। कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो मनुष्य बेर के पेड़ों पर बैठकर बेर खाएगा। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, तभी तो बैंगन का पौधा पेड़ बन जाएगा। तो ये जो हाइट घटने का कॉन्सेप्ट है, क्या ये इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है? आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको कुछ कब्रें दिखाई थी और वहां पे आर्कियोलॉजी का स्केल रख के नपवाया था और एक महिला का शव 12 फीट का मिला था। तो सोचिए अगर महिला 12 फीट की थी तो पुरुष कितने फीट का होगा। और ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि पहले के लोग बहुत लंबे चौड़े होते थे, तो अब क्यों बौने जैसे हो रहे हैं? अभी लंबी लड़कियां तो रेयर हो गई हैं। हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं कि लड़की अगर लंबी हो तो दहेज नहीं लगेगा। कई लोग जब आते हैं मेरे पास कि गुरुजी कोई लड़की हो बताओ, कोई लड़का बताओ, पहली ही उनकी फरमाइश लड़की लंबी होनी चाहिए। तो क्या सीढ़ी के रूप में उपयोग करोगे या होली दिवाली की सफाई करवाने के लिए आपको अपने लड़के की शादी करनी है? लड़का तुम्हारा पिग्मी है, लड़की चाहिए लंबी। तो लड़के कौन सा अमिताभ बच्चन है? 6 फीट के लड़के के भी तो रेयर हैं आज के समय में। तो आप देख रहे हैं ना कि हाइट धीरे धीरे घट रही है, सपनों की हाइट्स बढ़ रही है, लोगों की हाइट घट रही है। जिसका कोई स्टेटस नहीं वो दिन भर स्टेटस लगाता है। यही सब तो कलयुग के लक्षण हैं। तो पहला पॉसिबल फ्यूचर यूनिवर्स का बिग क्रंच, और दूसरा बाइपोलर थियरी, वापस से एक केंद्र पर आ जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह थी बिग बैंग थियरी। सबको बात समझ में आ गई? इसके बाद अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो एस्ट्रोनॉमी आपकी मुट्ठी में हमेशा हमेशा के लिए। बुढ़े हो जाओगे, मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमी आती होगी, गारंटी। लेकिन यह कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं, अच्छा बच्चा कौन? जिसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो। तो चलिए उसी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हैं और बिग बैंग की घटना की पुनरावृत्ति करते हैं इसी क्लास में। लेकिन इसके लिए आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करिए कि यहां पर एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल पर इस मटर के दाने के बराबर एक डायनामाइट रखा हुआ है, और उस डायनामाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो सबसे पहले हम टेबल के ऊपर एक डायनामाइट रख देते हैं, और डायनामाइट रखने के बाद जिन पत्थरों से मकान बनता है, ईंट, उन ईंटों को उस डायनामाइट के चारों तरफ लगाते चले जाते हैं और पूरे डायनामाइट को कवर कर देते हैं। तो आपको नजर आने लगा होगा एक पिरामिड जिसके अंदर डायनामाइट है और ऊपर से पत्थरों से उसको कवर कर दिया गया है। रिमोट मेरे हाथ में है, अब मैं बटन दबाऊंगा ये डायनामाइट फट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा आप सबकी नजर इस डायनामाइट पर होनी चाहिए। यही आपकी रिसर्च है
कि जब डायनामाइट फटेगा तो पत्थर चारों तरफ उड़ेंगे। इन उड़ते हुए पत्थरों को आपको ध्यान से देखना है। और मैंने डायनामाइट का बटन दबा दिया, यहां पर एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही ये सारे पत्थर चारों दिशाओं में बिखरे, और बिखरने के बाद इनमें से कुछ पत्थर आपके पास भी पहुंचे। अब इस पूरी कहानी को स्लो मोशन में दोबारा से देखिए और नोटिस करिए कि जब एक पत्थर यहां से निकला, उड़ के आपके पास गया, तो क्या वो पत्थर इस तरीके से सीधे गया और आपके मुंह पे टकराया, या वो पत्थर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर आपके पास गया और आपके मुंह पे टकराया, या वो पत्थर क्लॉकवाइज घूमकर आपके पास गया और आपके मुंह पे टकराया। 3 पॉसिबल आंसर्स इसके हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फिजिक्स का पहला और आखिरी नियम यही है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज सिस्टमैटिक है। तो ये तो कतई नहीं होगा कि कोई क्लॉक और कोई एंटी क्लॉक, जो भी होगी वो समानता होगी। तो एक बार इस प्रयोग को स्लो मोशन में फिर से देखिए और बताइए कि पत्थरों का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या सीधा। ढेंचू परंपरा का पालन ना करिए। एक बच्चे ने कहा ढेंचू सब चालू, ढेंचू 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 नहीं। आपका अपना विचार क्या है? हाँ पूजा, आपको दोबारा प्रयोग नहीं करना है। जो प्रयोग मैंने कहा है उसी प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष देना है। बताइए। आप चौथा ऑप्शन भी चुन सकती हैं, नन ऑफ द अबव, कोई डायरेक्शन नहीं। हाँ मेघा, क्या लगता है तुम्हें? देखो, जब तक तुम डायनामाइट को नहीं देखोगी तब तक क्लियर नहीं होगा। बताओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या सीधा? ब्रह्मांड को समझना इतना आसान तो नहीं कि एक झटके में आप कह दें कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हम लोग इतने महान देश में रहते हैं जहां पे इंजीनियर्स ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। ऐसे ही इंजीनियर मेरी क्लास में भी आते हैं। तो मेरा उनसे पहला सवाल यही होता है कि पेंच क्लॉकवाइज टाइट होता है या एंटी क्लॉकवाइज? इंजीनियर्स को नहीं पता होता है कभी कभी। तो आपने कभी जिंदगी में कोई पेंच तो टाइट किया ही होगा। तो आपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा, पेंच के ऊपर रखा, तो कौन सी दिशा में घुसाएंगे वो टाइट हो जाए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टाइट होता है ना। और अगर किसी पेंच को खोलना हो तो ताला बंद चाबी कौन सी दिशा में घुमाने से होता है? क्लॉकवाइज, क्योंकि टाइट होता है। और ताला खुलता कौन सी दिशा में है? एंटी क्लॉकवाइज। और समझाएं कि समझ में आ गया? कंक्लूजन, निष्कर्ष, किसी भी चीज को खोलना हो, किसी भी चीज को ढीला करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो जब ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है तो बिग बैंग के बाद ये पत्थर आपकी तरफ कौन सी डायरेक्शन में आ रहे होंगे? तभी तो ब्रह्मांड ढीला हो रहा है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। किसी भी एक बच्चे से मैंने कहा खड़े हो जाओ, चंद्रभान खड़े हो जाओ, घूम जाओ। कौन सी दिशा में घूमे? पसंद तुम्हें है ही नहीं कुछ, तुम कौन सी दिशा में घूमे बस इतना बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे ना? क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत है ये। करेक्ट, एवरीथिंग रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन द यूनिवर्स। किसी भी खड़े व्यक्ति से अगर आप कह दें कि घूम जाओ तो एंटी क्लॉक ही घूमेगा, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। और नहीं विश्वास तो सब लोग खड़े होकर चेक कर लीजिए।
ज्यादा आसान कैसे पड़ेगा? जब आप मंदिर जाते हैं, ईश्वर की परिक्रमा करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। जब आप किसी बंधन में होते हैं तो बंधन खोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हर चीज इस ब्रह्मांड में एंटी क्लॉकवाइज है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर हम लोग कल्पना करें कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड लगातार खुल रहा है, तो कैसे खुल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सुपर क्लस्टर्स कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। गैलेक्सीज कैसे घूम रही हैं? प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगा रहा है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे लगा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और आप भी जवान होते होते कौन सी दिशा में चले जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको संभाला जाता है और क्लॉकवाइज लाया जाता है। पहले तो सभी लोग उल्टी दिशा पकड़ते हैं ना, फिर आपको संभाला जाता है और सीधी दिशा में लाया जाता है। अच्छे से बात समझ में आ रही है? तो ये एंटी क्लॉक फॉर्मूला अगर आपको समझ में, घड़ी कौन सी दिशा में घूमती है? घड़ी कौन सी दिशा में घूमती है? घड़ी सीधी दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज नहीं घूमती, वो तो खुद ही क्लॉक है। घड़ी दक्षिणावर्त चलती है, सिर्फ समय है जो सही रहता है, गलत आप होते हैं। ये फॉर्मूला भी हमें ब्रह्मांड सिखाता है। और अगर अभी भी किसी को शक हो कि एंटी क्लॉकवाइज ब्रह्मांड क्यों घूमता है, नहीं घूमना चाहिए, इसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो बाजार जाइए, एक चकरगिन्नी खरीदिए, उसको जलाइए और बताइए कौन सी दिशा में घूमती है। दीपावली के त्योहार में चकरगिन्नी तो घुमाई होगी ना, कौन सी दिशा में घूमती है? अगर वो कभी क्लॉकवाइज घूम जाए, अगर चकरगिन्नी कभी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो समझ जाना प्रलय आने वाली है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत होगा। उल्टी घूमेगी ही नहीं। और कभी कभी जब वो बैक मारती है तो बस थोड़ा बैक मार के वो क्लॉक होके फिर एंटी क्लॉक घूम जाती है, फिर क्लॉक घूम जाती है। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग एंटी क्लॉक रोटेशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। किताबों में इस सिद्धांत का जिक्र नहीं है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी से अपना दिल लगाया, ज्योग्राफी को अपनी पूरी जिंदगी दी, उन लोगों के विचारों से ये चीज पैदा हुई है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस ब्रह्मांड में कोई चीज क्लॉकवाइज नहीं घूमती है। लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, और वो फॉर्मूला है यूवी फॉर्मूला। यूवी का मतलब क्या होता है? चंद्रयान, यूरेनस और वीनस, दो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वीनस और यूरेनस, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन वो क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक तिनका भी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। हो सकता है कहीं कोई चीज क्लॉकवाइज घूमती हो, तो ऐसा उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। तो एंटी क्लॉक फॉर्मूला इतना मत रट के बैठ जाना कि किसी से लड़ जाओ, समझ रहे ना? क्लॉकवाइज भी चीजें घूमती हैं, लेकिन जो क्लॉकवाइज चीजें घूमती हैं वो रेयर होती हैं। अब क्लास को कंक्लूड करें, और जब क्लास को कंक्लूड करते हैं तो आपके पास 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला, दूसरा पिलर है बिग बैंग थियरी, और तीसरा पिलर है आपके पास में हबल टेलीस्कोप, यानी कि 2 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। बिग बैंग में विस्फोट कराइए, आकाश गंगाओं को उसके ऊपर रखिए, विस्फोट हुआ इसीलिए तो दूरी बढ़ रही है,
और एंटी क्लॉक फार्मूले को उसके ऊपर रखिए, दूरी बढ़ रही है, चीजें ढीली हो रही हैं, इसीलिए सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से हम लोग यूनिवर्स को समराइज कर देते हैं। इसके अलावा आपके पास पढ़ने के लिए द बिग बैंग थियरी में कुछ भी नहीं बचता है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना बिग बैंग थियरी यहीं पर होती है, फिनिश पूरी होती है। जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो चीजें इस डायरेक्शन में सीधा फैलेंगी, मतलब यूं ऐसे रोटेट कैसे हो जा रही है, मतलब स्ट्रेट सीधा नहीं या अपने ऑक्सीजन से रोटेट होते हुए ऐसे घूम रही है। एक पत्थर उठाओ, उसको फेंको, किसी तो डायरेक्शन में जाएगा। ये अगर आपसे ये कह दिया गया कि पत्थर फेंको और किसी डायरेक्शन में ना फेंको, नहीं है ना पॉसिबल। तो जब ब्रह्मांड का विस्तार होगा तो किसी तो डायरेक्शन में होगा, लेकिन चूंकि ब्रह्मांड का मतलब ही है दशानन, तो 10 दिशाओं में इसका विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार ऊपर भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, लेफ्ट भी हो रहा है, ईशान, मध्यान्ह, सब नैऋत्य, सब जगह हो रहा है। 10 डायमेंशियल इसका रोटेशन हो रहा है। जिस तरीके से आप एक बैलून को फुलाते हैं और वो बड़ा होता है, उसी तरीके से ब्रह्मांड भी बड़ा हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। एक दिन बैलून फटेगा, एक दिन ब्रह्मांड फटेगा, उसको बिग क्रंच कहा जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब अगली क्लास में चर्चा होगी गैलेक्सीज की, क्योंकि हम लोग गैलेक्सीज को पढ़ लेंगे तो हम पूरा कर लेंगे स्टार्स को भी, सुपर क्लस्टर्स को भी। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं आपको, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।